देखिए बहुपद क्या पढ़ना है आज? बहुपद पढ़नी है। पाइनोमियल आज पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। कौन 3? पार्ट 3। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए हो गया। देखिए बहुपद का शून्य ज्ञात करने सिखाएंगे कि बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद का शून्य कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं, है ना, आज जो बताएंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं बहुपद का शून्य ज्ञात करें। क्या लिखे हैं? बहुपद का शून्य ज्ञात करें। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके होते हैं। यानी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कितने तरीका? 2 तरीका होता है, जिसमें से एक पहला होता है अनुमान विधि और दूसरा होती है गुणनखंड विधि से। यानी अनुमान विधि और गुणनखंड विधि से बहुपद को कोची कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रयोग किसको करेंगे? अनुमान विधि से ज्ञात करते हैं। कौन विधि? अनुमान विधि से। तो पहला अनुमान विधि से बहुपद को देखिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। अनुमान विधि से क्या करेंगे? बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो देखिए अनुमान विधि का मतलब क्या होता है बाबू, कि एक ऐसा खुद का सेंस लगाना है, खुद को सोचना है कि जो ये बहुपद ही मान जो दिया हुआ है, ये जो px यानी जो बहुपद का मान दिले है x² माइनस 5x प्लस 4, इसमें हम कितना मान को रखने पर ये पूरी मान को 0 कर दे। एक ऐसा मान को रखिए जो इसमें पुट करने पर रखने पर पूरा मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। लिखा है ना कि वैसा मान जिस मान को बहुपद की समीकरण में बहुपद में रखने पर पूरे मान को क्या कर देती है? शून्य कर देती है, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो ये अनुमान विधि से, अनुमान माने खुद को अनुमान करना है कि कौन सा ऐसा मान रखें जो पूरे मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। आप देखिए अगर हम x का वैल्यू हम कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो आप देखिए x का वैल्यू हम अनुमान लगा रहे हैं कि x का वैल्यू 1 लेंगे तो पूरी मान को क्या कर देगी? शून्य करती है कि नहीं करती है, चेक करके देख लेते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि 1 मान रखने से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कैसे से देख लीजिए, x की जगह पर कितना रखेंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 5 गुने कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना होगा? 4। 1 का वर्ग कितना? 1 माइनस 5 प्लस 4, 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0। यानी देख रहे हैं कि कितना निकल गया? px के मान कितना? 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक गुणनखंड बहुपद का एक शून्य के कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि पूरा मान के क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अगर ये पूरा मान को शून्य नहीं करता तो हम कह सकते थे कि बहुपद का शून्य नहीं होगा, क्योंकि पूरा मान को शून्य नहीं कर रहा है। लेकिन कब करना है, कब इसको कहेंगे? जब उसको मान रखने पर उसकी पूरी जो मान रहेगा उसको शून्य कर देगा, यानी शून्य कर देगा, पूरी तरह से 0 कर देगा, तो कहेंगे कि बहुपद का क्या है? शून्यक है। चलिए एक शून्यक निकल गया। इसी तरह से दूसरा भी ज्ञात कर सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस 4, है ना बाबू। अब खुद एक और मान सोच लीजिए कि कौन सा यहाँ पे मान रखे कि फिर उसका मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। कौन सा रखेंगे? तो आप बताइए, अगर x का वैल्यू हम अगर 4 लेते हैं, कितना लेते हैं बाबू? तो मतलब पूरी की मान को 0 कर देगा। अनुमान कर रहे हैं कि 4 लेंगे तो पक्का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 का वर्ग 16, 16 4 20 हो जाएगा। अब 5 चौका 20, अब 20 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ रहा है ना। यानी अनुमान कर रहे हैं। अनुमान मैंने खुद को अनुमान करना कि क्या उतना मान रखने पर उस मान का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, ये होती है अनुमान विधि। तो अनुमान विधि क्या करना है, जहां x आपको है वहां पे कितना रखेंगे? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुने कितना? 4 प्लस कितना? 4 हो गया। 4 का वर्ग कितना? 16 माइनस 5 20 प्लस 4, 4 और 16 कितना हो जाएगा? 20, 20 माइनस 20 घट के कितना आ जाएगा? 0। इसको बोलते हैं अनुमान विधि से गुणनखंड का शून्यक ज्ञात करना। कौन विधि से? अनुमान विधि से। यानी हम कह सकते हैं कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक एक और कितना होगा? 4 होगा। 4 है या होगा? कोई दिक्कत? कितना है? 1 और 4 होगा। कौन विधि से ज्ञात किए? अनुमान विधि से, क्योंकि दोनों को मान रखने पर पूरी मान को, पूरी वैल्यू को क्या कर दिया? 0 कर दिया। तब ना कहेंगे कि बाबू कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अनुमान विधि समझ में आ गया? चलिए तो इसको उतार लीजिए, ठीक है।
देखिए इधर क्या लिखे हैं, गुणनखंड विधि से। अब अनुमान विधि बता दिए, आप देख लीजिए गुणनखंड विधि से कैसे बनता है। ये गुणनखंड विधि का नियम होता है बाबू, नियम को थोड़ा सा जान लीजिए। नियम का कहता है गुणनखंड विधि में कि जो आगे वाली जो अचर संख्या होती है चर संख्या के साथ, क्या बोले, आगे जो चर संख्या, इसके आगे कितनी संख्या है, कुछ भी नहीं तो एक तो जरूर है, कुछ भी अगर नहीं दिया होता कितना है, एक है। और लास्ट जो अचर संख्या होती है दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करके जो संख्या ज्ञात होती है उसे हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। तो गुना करला पर 4 आया और 4 को गुणनखंड कर दीजिए, और 4 को गुणनखंड के दिया तो इस प्रकार से इसको तोड़िए कि गुना करने पर मुझे इसके बराबर आ जाए, और जोड़े या तो घटाए, क्या बोले, जोड़े या घटाए तो बीचला के बराबर आ जाए, जो बीच में जो दिया हुआ रहेगा उसकी बराबर आ जाए। पहला नियम क्या नियम बोले कि आगे और पीछे को गुना करना है, गुना करके जो संख्या ज्ञात होवेगा उसको गुणनखंड करिए, गुणनखंड करके उसे इस तरह से सजा दीजिए कि गुना करने पर जो गुणनखंड किए थे वो संख्या आ जाए, और जोड़े या तो घटाए, दोनों में से कोई भी एक क्रिया करने पर जो बीच वाला संख्या है उसको आ जाए। दिक्कत नहीं ना। तो देख लीजिए, आप बताइए इसको जब गुणनखंड करेंगे 4 को हम गुणनखंड करें तो के बार में कटेगा, 2 से 2 दूना 4, फिर कटेगा 2 से 2 एक आए 2, फिर कटेगा 1 से 3 होगा बाबू, 1 का 1। और कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तब इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 1, इसको इस तरह से सजाइए कि जोड़ने या घटाने पर हमको -5 आ जाए, या गुना करने पर मुझे 4 आ जाए। तो क्या 2 दूनों की 4 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगर हमको -5 लाना है तो -4 और -1 और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो -5 नहीं आएगा, आएगा ना। तो इस तरह से हमको क्या करेंगे, हमको सजा देना है। तो इसको क्या लिखेंगे कि x² - 4x - x आप +4 = 0। शून्यक लगा देना, क्योंकि शून्यक किसको ज्ञात कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत है। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे, क्योंकि इसके आगे कितना छुपा हुआ है, 1, इसके आगे 4, 4 1 5, यानी देखो घटाने पर या तो हम बोले जोड़े या घटाए, तो देख रहे हैं कि 4 1 5 आ गया, या गुना करने पर दोनों के तरफ से -4, इसको आगे -1 है तो माइनस प्लस, और 4 गुने 1 तो कितना आ जाएगा 4। देखो गुना करने पर 4 भी आ रहा है, जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक दिक्कत। अब क्या करना है, उसके बाद अब कॉमन कर देना है। क्या करना है, कॉमन, जो दोनों में शामिल होती है। देखो 2 भाग में बट गया, तो दोनों में जो शामिल होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो इसमें x है, इसमें भी x है, x को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो x - 4 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है नहीं है, यानी दोनों में 1 से जरूर विभाजित होगा, एक शामिल है। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, भागा क्या होती है, भागा होती है। तो 1 से भाग करेंगे, x में तो x आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा। 1 में 4 से भाग करेंगे 4 होगा, = कितना होगा, 0। आप देख रहे हैं कि दोनों बीच में जो आया है, अगर वो दोनों मेरा एक समान है, बराबर है, तो हम समझते हैं कि मेरा गुणनखंड क्या हुआ, सही है। तो दोनों में जो शामिल होता है उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x - 4 को क्या करेंगे, कॉमन, जो बचा हुआ है बाहर उसको अंदर कर देंगे, तो x - 1 हो जाएगा, = कितना, 0। तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, फिर x - 1 बराबर कितना, 0। तो x बराबर माइनस ही पटी जाके कितना, प्लस, यानी x का मान कितना आ गया, 1 4, और x बराबर एगो आ गया +1, कितना आया, +1। अब लिख सकते हैं कि अतः शून्यक बराबर कितना, 1, कितना 4। यही आया था कि नहीं, अनुमान विधि से इतने नहीं लिए थे ना। यानी अनुमान विधि से बनाए या तो गुणनखंड विधि से बनाए, दोनों का शून्यक सेम आएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, उतार लीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, 3x² - x - 4 = 0, यानी इसको क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। कौन विधि से, या तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर दीजिए, नहीं तो अनुमान विधि से ज्ञात कर, जो आपको आसान बुझाता है, जो आपको सरल तरीका लगता है, बस उसी से आपसे ज्ञात करिए, ठीक है ना, उसी से आपको करना है। कोई दिक्कत है, चलिए देख लीजिए। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। किस विधि से,
गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले नियम क्या बताया कि आगे और पीछे के आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 गुने कितना करेंगे, 3 गुने 4, तो 4 तिया 12 आएगा, और 12 जो आया तो 12 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 6 दूना 12, फिर 2 से कटेगा 3 दूना 6, फिर 3 से कटेगा 3 एका 3, और कटेगा बाबू नहीं। अब जो ये संख्या आई है, गुणनखंड जो आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इसको इस प्रकार से हमको सजा देना है कि गुना करने पर ही 12 के बराबर आ जाए और जोड़े या तो घटाएं, जोड़े या तो घटाएं, तो किसका, बीच का बराबर आ जाए। किसका बराबर आवे, बीच वाला जो संख्या है उसको बराबर। तो बीच के मान कितना है, 1 है। बंद कर दो थोड़ा। देखिए क्या बोले बाबू कि आगे सबसे पहले नियम क्या है कि आगे वाला को और पीछे वाला को क्या करना है, गुना करेंगे। गुना करने पर जो संख्या आएगा उसको सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड मुझे प्राप्त होगा उसको इस तरह से सजाना है कि गुना करने पर मुझे कितना आ जाए, जो गुना करके संख्या लाए हैं 12 वो 12 आ जाए, और जोड़े या तो घटाए। तो मुझे जोड़ने या घटाने पर मुझे x का जो बीचे का जो अचर संख्या आएगा, तो अचर संख्या आगे कितना है, 1 है, यानी जोड़ने या घटाने पर मुझे 1 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। तो देखिए इसको बहुत आसान है, 4 2 दूना 4, और 4 में से 3 घटावेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 4 में से 3 घटावेंगे तो कितना आएगा, 1, और 4 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये तो हो गया, बहुत सरल था ना, बहुत ईजी है कि 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, अब बीच में मुझे 1 लाना ही है। वो दिक्कत है, इसको कैसे तो कर देंगे, तो 3x स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में मुझे लाना है, किसमें लाना है, माइनस में। तो 3x कर देंगे शुरू में, सॉरी अच्छा ठीक है, 3x प्लस कर देंगे, और माइनस 4x क्या कर देंगे, माइनस में 4x कर देंगे। तो देखो 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा ना। चलिए ये -4 है, -4 को लिख देंगे इक्वल टू 0। आप देख लीजिए 2 भाग में 2 2 जोड़ा हो गया, हट गया, अलग अलग बट गया। अब दोनों को क्या करना है, कॉमन कर लेनी है। तो कॉमन करेंगे, जो दोनों में शामिल रहती है वही चीज को ना कॉमन किया जाता है। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x और इसमें भी x, यानी कह सकते हैं कि दोनों में से 3x कॉमन होगा। कितना होगा कॉमन, 3x। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 गो x में से 1 x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। ये प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ 3x से भागा दिए तो कितने बार में पूरा कट गया, एक बार में ना कटेगा। चलिए तो कॉमन कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए यहाँ पे माइनस कितना कॉमन करेंगे, 4 कॉमन है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 शामिल है और इसमें भी 4 शामिल है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। तो माइनस और माइनस कितना, प्लस, तो कितना होगा, 1 होगा, 1 बचेगा, 4 एकान 4 कटेगा, इक्वल टू कितना, 0। आप देख लीजिए जो दोनों में देख रहे हैं बिचला दोनों सेम आया दोनों सेम, तो वजह से समझिए कि मेरा कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल ही सही है। क्योंकि जो दोनों जो कॉमन किए, कॉमन करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, दोनों के दोनों अगर इक्वल है, बराबर है, तो मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। चलिए तो ये दोनों में से एक जैसा है, दोनों एगो कॉमन कर लिए, जो बाहर है उसको अंदर कर देना है, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, x प्लस 1 बराबर कितना, 0। उसके बाद एक बार करना 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, x बराबर ही प्लस ही पटी जाके -1, और 3x यहाँ माइनस ही पटी जाके +4। अब इसको लिख सकते हैं कि ये तो हो गया बाबू, x का वैल्यू 1 हो गया ना। इसको करना है x बराबर 4y कितना, 3। चलिए हो गया, यानी 2 शून्य ज्ञात किया। अतः इसको लिख सकते हैं शून्य के बराबर -1 कॉमा 4 बटे कितना, 3। आइए आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। दिक्कत है टुनटुन, चलिए ठीक है, हो गया नीरज। देखिए इधर क्या लिखे हैं, बहुपद का शून्य का अर्थ क्या होता है। बहुपद का शून्य का अर्थ अभी बता रहे थे बाबू कि बहुपद का शून्य का अर्थ होता है कि उस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है। यानी कहने का मतलब कि बहुपद का वैसा शून्य,
वैसा मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को यानी पूरे बहुपद का शून्य कर देता है। जो बहुपद जो देले रहता है अगर उस मान को रखने पर उसका मान को क्या कर देती है, पूरा शून्य कर देता है, उसे हम कहते हैं बहुपद का क्या, शून्यक। जैसे अभी अनुमान विधि से करके दिखा रहे थे कि 1 और 4 आया था, ये जो बहुपद का ये 2 शून्यक था, ये बहुपद में रख के देखे देता पूरा मान को क्या कर दिया था, शून्यक। उसी को हम बहुपद को क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। बहुपद के क्या कहते हैं, शून्यक। अब लिखें क्या है कि बहुपद का शून्यक बहुपद का गुणनखंड भी होता है, यानी जो बहुपद का शून्यक होता है उसी को हम बहुपद का गुणनखंड भी कहते हैं। जैसे बोल दिए कि बहुपद का शून्यक अगर 1,4 है तो उसका गुणनखंड कितना होगा, तो वही होगा 1,4 होगा। अब सुन लीजिए, अब क्या बताएं कि बहुपद का शून्यक उसके घात पे आधारित होती है, यानी घात पर उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी बहुपद है तो उसका कितना शून्यक होगा, अगर कितना घात होगा उसको केगो शून्यक ज्ञात होगा। अगर मान लिया जाए किसी बहुपद की घात 1 है तो इसका शून्यक 1 होगा, अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो इसकी शून्यक कितने हो गए, 2 होगा, या तो गुणनखंड भी 2 होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी जिस बहुपद की जितनी घातें होती है उस बहुपद के उतना शून्यक ज्ञात होता है। कोई दिक्कत है? अगर अनुमान विधि से आप चाहें तो उसको कितनों भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से आप चाहेंगे तो मात्र 2 घात है तो 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ज्ञात नहीं हो सकती है। दिक्कत है? समझ में आया? तो इसको उतार लीजिए नोट बनाकर। हो गया रोहित? अब इसको क्या करना है, इसको जाना है, याद करना है। याद करने के बाद जितना भी हम थ्योरी लिखा है उसको क्या कर लेना है, रिवीजन करना है। मैथ एक प्रैक्टिस का चीज़ है, जब तक आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जाकर प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो भी बुक में दिया हुआ है बुक से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप लेके या हम बताएंगे। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास इतना ही।